Hello students, today we are going to discuss the topic moon and its surface of the chapter 16, and this is the topic from class 8 science. So as you know, the moon is the natural satellite of the earth, and you know that the earth has only one natural satellite, and that is called as moon. And moon is the brightest and biggest object we see in the night sky कि जो हम रात में जब आसमान में देखते हैं तो जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा चमकदार कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है तो वो है हमारा मून. ठीक है. द मून रिड्यूसेस द डार्कनेस ऑन मेनी नाइट्स ऑफ द ईयर. आप जानते हो कि जो सरफेस ऑफ मून है वो क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, and because of that it shines, and that's how we get the light during the night in the absence of sun. Now it is the nearest neighbor in the space of the earth. सो अगर हम अपने अर्थ के आसपास देखते हैं तो जो हमारा जो जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं इन द स्पेस, तो उसमें जो सबसे नज़दीक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, जो सेलेस्टियल बॉडी है, वो है दैट इज़ मून. मून इज़ द नियरेस्ट नेबरिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन आवर surrounding. And what is the distance between the moon and the earth? This is 3,84,000 kilometer away. So this is the average distance between the earth and the moon. क्योंकि जो as you know moon is the natural satellite, so it rotates around the earth. It rotates around the earth, and this orbit, ये जो orbit है जिसमें ये मून मूव करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, वो राउंडेड नहीं है बल्कि ये इलिप्टिकल है, ओवल है. तो कहीं पर डिस्टेंस ज़्यादा है, कहीं पर कम है. तो दिस इज़ द अप्रॉक्सीमेट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ, दैट इज़ 3,84,000 किलोमीटर. एंड दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई इट शाइन्स ब्राइटर दैन द अदर स्टार्स एंड प्लैनेट्स. क्योंकि ये अपनी अर्थ से बहुत नज़दीक है, इसीलिए ये ब्राइट हमें दिखाई देता है. इट शाइन्स ब्राइटर दैन द अदर स्टार्स एंड प्लैनेट. बाकी जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, वो दे आर वेरी फार फ्रॉम आवर अर्थ. तो इस वजह से क्योंकि ये हमारे अर्थ के बहुत नज़दीक है तो ये ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है. एंड इसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती. इट इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. इट डजंट प्रोड्यूस एनी लाइट बट इट शाइन्स विद द सन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय इट. इसके सरफेस पे जो सन की लाइट पड़ती है उसी को ये रिफ्लेक्ट करता है. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम ऑफ द सन और फ्रॉम द सरफेस, एंड वही हमको दिखाई देती है. Now the moon is the earth's only satellite and it circles around it once a month. ठीक है. अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, दैट इज़ कॉल्ड एज मून, जिसकी हम बात कर रहे हैं. और ये अर्थ के चारों ओर जो एक रिवोल्यूशन जो है वो एक मंथ में कंप्लीट करता है. इट टेक्स 30 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. ओके. एंड the scientists have more information about the moon than any other heavenly body because man has traveled to the moon. ठीक है. अब तक हमने जितने भी हमारे आसपास जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं उनमें से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो किसी के बारे में अगर एक्सप्लोर किया गया है, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है तो वो है मून. क्योंकि मून जो है हमारे अर्थ से काफ़ी नज़दीक है इन कंपैरिजन टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, एंड वेरी वेरी
अमेजिंग थिंग इज़ दैट मैन हैज़ ट्रेवल्ड टू द मून, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन सब में अगर हम देखें तो अगर किसी किसी पर पहुंचा है, किसी सेलेस्टियल बॉडी तक अगर इंसान पहुंचा है तो वो है मून, ठीक है। मून के अलावा किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट तक मैन नहीं पहुंच पाया, इंसान नहीं पहुंच पाया। बट मून, ऑन द लैंड ऑफ द मून द मैन हैज़ रीच्ड, ओके। आपको पता है कि चांद पर इंसान गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके, and he stepped there, and the surface of moon is dusty, barren and has craters of different size। जो मून जो है वो एक सॉलिड रॉकी ऑब्जेक्ट है, उसका सॉलिड सरफेस है, तो वहाँ पे आप लैंड कर सकते हो। एंड इसका जो सरफेस है वो क्या है, डस्टी है, मतलब वहाँ पे धूल है, पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा, सॉइल जो है सॉइल के पार्टिकल्स हैं डस्ट के फॉर्म में। बैरन है क्योंकि वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, तो इट इज़ बैरन। एंड हैज़ क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज, इसके सरफेस पे बहुत सारे गड्ढे हैं, ठीक है, क्रेटर्स हैं, ड्यू टू द हिटिंग ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स इसके सरफेस पे गिरते रहते हैं, मेटेओराइट्स, और उनके टकराने की वजह से, कोलाइड होने की वजह से इसके सरफेस पे बहुत सारे क्रेटर्स देखने को मिलते हैं, गड्ढे देखने को मिलते हैं। द मून इज़ अबाउट 1/4 द साइज़ ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ और मून के साइज़ को कंपेयर करें, देन जो साइज़ ऑफ मून है वो अर्थ से काफ़ी छोटा है, इट इज़ 1/4 ऑफ द साइज़ ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का 1/4 है, मतलब ये अर्थ से 4 गुना छोटा है, ठीक है। एंड अबाउट 1/8 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ, अर्थ में जितना भी मास है उसका 1/8 8 गुना कम है अर्थ का मास, ठीक है। उसमें जो मैटर प्रेजेंट है वो 8 गुना कम है। नाउ बीइंग स्मॉल इट हैज़ ग्रेविटी विच इज़ 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। इसकी क्योंकि इसका मास बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में, 1/8 है, तो इसीलिए इसकी ग्रेविटी भी क्या है, अर्थ से काफ़ी कम है। इसकी सरफेस ग्रेविटी 1/6 ऑफ द अर्थ है, ठीक है, 6 गुना कम है अर्थ की ग्रेविटी से, 6 गुना 6 टाइम्स कम है। नाउ लाइक आवर प्लानट अर्थ द मून इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो रॉक से बनी हुई है, उसके सरफेस पे रॉक्स हैं, सॉलिड सरफेस है, उसी तरीके से मून का भी जो सरफेस है वो क्या है, रॉकी है। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, बट हमारे दुनिया में क्या है, एटमॉस्फेयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है विच सपोर्ट द लाइफ सिस्टम, बट मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो ओशन, कोई पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर, नो कवर ऑफ एयर, नो एटमॉस्फेयर, नो ओशन, कोई एयर भी नहीं है। एंड विदाउट एयर एंड वाटर देयर इज़ नो लाइफ ऑन द मून। पानी और हवा के न होने की वजह से चाँद पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द मून। The temperature on the moon varies greatly because there is no air to maintain the temperature as it happens on the earth। क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, ऑन द सरफेस ऑफ द मून एटमॉस्फेयर नहीं है, इस वजह से मून का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इट वेरीज़ ग्रेटली, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है। दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रात में बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है टू मेंटेन द टेम्परेचर। जैसे कि दुनिया में हमारे अर्थ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज़ अर्थ एंड दिस इज़ सन, ठीक है, सपोज दिस इज़ सन एंड दिस इज़ अर्थ। तो यहाँ से जो हीट यहाँ पे पहुँचता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वहाँ पे हमारे अर्थ के चारों ओर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। तो जब ये हीट रेज एंटर करती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है, ट्रैप कर लेती हैं, और इसको उस हीट को वापस नहीं जाने देती हैं। इट डजेंट लेट
द हीट गोज़ बैक टू द स्पेस, ठीक है, वापस नहीं जाने देती हैं। तो इस तरीके से इसका जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो इफ़ देयर विल बी नो एटमॉस्फेयर देन व्हाट विल हैपन, देन जो भी यहाँ से हीट रेज आती हैं वो सरफेस, अर्थ के सरफेस तक पहुँचती, ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम, और जैसे ही रात होती तो ये सारा हीट जो है वो वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाता। तो अर्थ दिन में तो बहुत गर्म हो जाती और रात में बहुत ठंडी हो जाती, ठीक है। लेकिन ड्यू टू द ब्लैंकेट ऑफ एयर, ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, के चारों ओर एटमॉस्फेयर होने की वजह से, एयर होने की वजह से क्या होता है कि जो सन से जो भी हीट रेज यहाँ पहुँचती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, और कुछ हीट तो वापस चली जाती है मगर कुछ जो है वो यहाँ पर रह जाती है, ट्रैप हो जाती है। तो इससे हमारे अर्थ का जो एक मिनिमम टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और टेम्परेचर मेंटेन होने की वजह से ही लाइफ यहाँ पर सरवाइव कर सकती है। क्योंकि आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में लाइफ नहीं सरवाइव कर पाएगा, और बहुत कम फ्रीजिंग टेम्परेचर पे पहुँचने पे भी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकता है। जैसे अभी आप देखो कि मून पे एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग द डे, दिन में देखिए, दिन में ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर गोज़ एज हाई एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिन में ड्यूरिंग द डे टाइम जब सन की हीट रेज, लाइट रेज चाँद पर पड़ती है, मून पे, तो वो बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक। लेकिन जैसे ही रात होती है, जैसे ही सन सेट होता है, जैसे ही रात होती है, तो हीट तो अब अवेलेबल नहीं है, और मून के चारों ओर कोई ब्लैंकेट ऑफ एयर भी नहीं है। तो जितना भी हीट यहाँ पे आया हुआ होता है दिन में, वो रात में क्या होता है, इट गोज़ बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ये फिर से वापस स्पेस में चला जाता है, ठीक है। तो सारा हीट क्या हो गया, लॉस हो गया, वो सारा स्पेस में चला गया। तो मून का जो सरफेस है वो क्या हो गया, इट बिकम्स कूल, वेरी कूल। देखिए टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया, -150 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट। तो इन द एब्सेंस ऑफ सन, रात में सारी हीट जो है वो स्पेस में चली गई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि इसके चारों ओर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई एयर ही नहीं है हीट को ट्रैप करने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, उसको बाइंड करके रखने के लिए, ठीक है। तो सारा जो हीट है वो वापस स्पेस में चला गया। तो रात में जो सरफेस ऑफ मून है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, अप टू -150 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला गया। सो दैट्स वाई जो मून का टेम्परेचर है वो वैरी करता है, बहुत ज़्यादा वैरी करता है, इट वेरीज़ ग्रेटली। दिन में 100 डिग्री सेल्सियस, रात में -150 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है इस सिचुएशन में। नाउ द मून शाइन्स इन द नाइट नॉट ड्यू टू इट्स ओन लाइट बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। आपको पता होना चाहिए कि मून जो है रात में चमकता है, इट शाइन्स वेरी लवली, बट इसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, इट इज़ नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं चल रहा है जिससे कि लाइट प्रोड्यूस हो। ये लाइट जो ये जो चमकता हुआ दिखाई देता है, इट शाइन्स, इसकी जो शाइन है वो इसको कहाँ से मिलती है, बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन, ठीक है। सन की लाइट इसके सरफेस पे पड़ती है और ये इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, और उसी वजह से ये हमको चमकता हुआ, शाइन करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, इट शाइन्स बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन। सो दिस इज अबाउट द मून। नाउ वी विल टॉक अबाउट फेजेज़ ऑफ द मून, ठीक है। अब हम लोग फेजेज़ ऑफ द मून पढ़ेंगे। तो आपने अगर रात में चाँद देखा हो तो आपको हमेशा जो है मून वो एक जैसे शेप में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। कभी आपको कंप्लीट दिखाई देता है, कभी थोड़ा उससे कम दिखाई देता है, कभी हाफ दिखाई देता है, कभी क्रेसेंट दिखाई देता है। तो ये जो उसका शेप जो चेंज होता रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेजेज़ ऑफ द मून, ठीक है। ये फेजेज़ ऑफ द मून हमको क्यों
दिखाई देता है, क्यों नहीं हमें हमेशा एक जैसा मून दिखाई देता है? इसलिए कि जो मून है इट रिवोल्यूट्स अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये हमारे अर्थ के चारों ओर घूमता है, ठीक है। और हमारे अर्थ के चारों ओर घूमने की वजह से इसका जो है अलग अलग टाइम पे इसका अलग अलग हमें शाइनिंग साइड दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमको अलग अलग शेप दिखाई देता है मून का, और जिसको हम फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ मेक्स द मून अपीयर एज इट इज़ चेंजिंग द शेप इन द स्काई. Now, when we look at the moon from the earth each day, then we see it grow from a thin crescent to a full disk or full moon, and then it again shrink back to a thin crescent again before vanishing for a few days. आप जब अगर रात में देखते हो देन आपको क्या दिखाई देता है कि इट ग्रो फ्रॉम अ थिन क्रेसेंट, ये इस तरीके से एकदम पतला होता है, क्रिसेंट शेप में होता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है, इट ग्रोज, ठीक है। और बढ़ते 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 ये क्या हो जाता है, फुल डिस्क के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। और फिर ये आपको धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई देता है, इट अगेन आपको ये थोड़ा थोड़ा इसमें जो है वो इसमें इसका साइज़ जो है ऐसे घटता हुआ दिखाई देता है, फिर उसके बाद ये ऐसे घटता हुआ दिखाई देता है, और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, फिर से क्रेसेंट हो जाता है, और फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है, बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देता है। फिर अगेन आपको फिर क्रिसेंट मून दिखाई देता है, और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, फुल मून में कन्वर्ट होता है, फिर फुल मून धीरे धीरे घटता जाता है, वैनिंग होती जाती है उसमें, फिर आपको फिर वही फेजेस आते हैं, ठीक है। तो ये फेजेस क्या है, द फेजेस अकर बिकॉज द सन लिट अप द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द मून एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, क्योंकि ये हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो जो साइड पे सन की लाइट पड़ती है वो वाली साइड हमको दिखाई देती है, और जिस साइड पे लाइट नहीं पड़ती वो हमको नहीं दिखाई देती है। तो क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है अराउंड द सन, और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, और मून जो है वो हमारे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो हमें कुछ पार्ट दिखाई देता है, और फिर धीरे धीरे वो पार्ट हमें ज़्यादा पार्ट दिखाई देने लगता है, तो ऐसा लगता है मून की साइज़ बढ़ रही है, फिर उससे ज़्यादा पार्ट हमें दिखाई देता है, तो फिर हमें लगता है उससे ज़्यादा हमें उससे मून की साइज़ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है कि जो रोटेशन ऑफ द मून एंड रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, द अमाउंट ऑफ चेंज इन इट्स शेप डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, ठीक है। सन के इसकी पोजीशन जो है सन के सामने जो इसका साइड पड़ेगा वो वाला हमें शाइन करता हुआ दिखाई देगा, चमकता हुआ, और जो साइड जो है वो नहीं पड़ेगा, वो नहीं दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ, तीनों की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट हमें मून का कितना पार्ट दिखाई देगा। एंड वी आर एबल टू सी ओनली वन हाफ ऑफ द मून एंड अदर हाफ इज़ नॉट विजिबल। ये एक बहुत ही अमेजिंग सी बात है कि हमें चाँद का जो है हमेशा हाफ पार्ट ही दिखाई देता है, हमेशा और हमेशा, ऑलवेज वी कैन सी द वन हाफ ऑफ द मून, हाफ पार्ट ही दिखाई देता है, और उसको हम नियर बोलते हैं, नियर पॉइंट, ठीक है। और जो फार पॉइंट होता है, जो उसके पीछे वाला पार्ट होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अर्थ की जो मून की स्पीड ऑफ रोटेशन है एंड रिवोल्यूशन है वो नियर अबाउट सेम है, तो हमेशा हमें मून का एक ही साइड दिखाई देता है, और दूसरा जो साइड है वो हमेशा हाइड रहता है। और देखिए क्या होता है, व्हेन द मून is exactly between the sun and the earth, we are not able to see the moon completely, and no sunlight falls on the side of the facing us, and this phase of the moon is known as new moon. देखिए क्या होता है यहाँ पे in this diagram you can see that जब क्या होता है मून जो है वो मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में होता है,
तो सन और अर्थ के बीच में होता है। तो जो डार्क वाला पार्ट होता है वो हमें अर्थ से दिखाई देता है, और सॉरी, जो डार्क वाला पार्ट होता है वो अर्थ के साइड में होता है, तो हमें मून जो है वो शाइन करता हुआ नहीं दिखाई देता है। और उस टाइम हमको मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका डार्क पार्ट जो है वो अर्थ के सामने होता है। तो उस फेज़ को हम न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है वो शाइन करता है और हमें दिखाई देता है, जिसको हम क्रेसेंट कहते हैं। फिर ये जब मून जो है अर्थ के राइट एंगल में पहुंच जाता है, राइट साइड में पहुंच जाता है, तो वहाँ पे उसको फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं और हमको हाफ दिखाई देता है, ठीक है, हाफ साइड दिखाई देता है उसका, और हमें इसको हम हाफ मून कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इन द नेक्स्ट फेज़ जो साइज़ है इसकी, शाइनिंग पार्ट है वो बढ़ता जाता है। फिर हमें इसको बोलते हैं वैक्सिंग, मतलब बढ़ना। फिर ये धीरे धीरे करते करते क्या होता है कि जो मून है वो अर्थ के दूसरे साइड में आ जाता है, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द सन। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सन है, तो ये सन के अपोजिट साइड में आ गया, ठीक है। जब न्यू मून में कहा था सन और अर्थ के बीच में था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी जब फुल मून में क्या हुआ, जो मून है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, यहाँ आ गया। तो उस कंप्लीट पार्ट पे जो है वो सन की लाइट पड़ती है, तो हमें फुल मून दिखाई देता है, कंप्लीट शाइनिंग फुल मून दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ड्यू टू द रिवोल्यूशन, ये देखिए ये रिवोल्यूट कर रहा है ना, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, धीरे धीरे साइज़ जो पार्ट है जिस पे सन की लाइट पड़ी वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो फिर वैनिंग, इसको बोलते हैं वैनिंग, घटना, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे इसकी साइज़ घटती है, फिर ये लास्ट क्वार्टर पे आ जाता है, फिर हाफ हो जाता है। इसको लास्ट क्वार्टर बोलते हैं क्योंकि अब ये ख़त्म, इसकी अब ये ब्राइट शाइन करना ख़त्म कर देगा। फिर ये धीरे धीरे क्रिसेंट में आता है और घट जाता है, और यहाँ पर फिर से ये चलते चलते अर्थ के चारों ओर चलते चलते ये कहाँ पहुँच जाता है, फिर से अर्थ और सन के बीच में पहुंच जाता है। अर्थ और सन के बीच में पहुंचता है तो फिर जो साइड अर्थ की तरफ होती है वहाँ पे लाइट नहीं पड़ती है, तो मून हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो इसको फिर से हम न्यू मून बोलते हैं। फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है, फिर से हमें न्यू मून से फिर फर्स्ट क्वार्टर, देन फुल मून, देन लास्ट क्वार्टर, देन न्यू मून। ऐसे ही ये जो हर मंथ, ये एक कंप्लीट साइकिल जो है वो 1 मंथ, इट टेक्स 1 मंथ, ठीक है। इसमें 1 मंथ लग जाते हैं और 1 मंथ में हमें मून के सारे फेजेस दिखाई देते हैं। ना, ड्यूरिंग द वैक्सिंग एंड वैनिंग, वैक्सिंग और वैनिंग के समय में यहाँ पे जब हमें मोर देन हाफ, यहाँ पर देखिए वैक्सिंग होती है फर्स्ट क्वार्टर के बाद और यहाँ पर फुल मून के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो फेज़ ऑफ मून है वो मोर देन हाफ दिखाई देता है, ठीक है। तो जब मोर देन हाफ दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं गिब्बस मून, ठीक है। यहाँ पे देखिए इट इज़ कॉल्ड एज गिब्बस मून, ठीक है। गिब्बस मून हम इसको बोलते हैं जब मोर देन हाफ पार्ट, कंप्लीट भी नहीं दिखाई देता है और हाफ से ज़्यादा होता है, वो पूरा कंप्लीट भी नहीं होता है लेकिन हाफ से ज़्यादा होता है, तो उसको हम गिब्बस मून कहते हैं। और जब मून जो है उसकी साइज़ बढ़ रही होती है, वाइल द मून इज़ ग्रोइंग वी से इट इज़ वैक्सिंग, उस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, वैक्सिंग ऑफ द मून, व्हेन द साइज ऑफ द मून इज़ ग्रोइंग, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ उसको हम बोलते हैं वैनिंग, व्हेन इट डिक्रीजेज इन साइज़, ठीक है। और जब साइज़ जो है वो मून की साइज़ जब डिक्रीज़ हो रही होती है सेकेंड हाफ ऑफ द मून मंथ में, तो हम उसको वैनिंग बोलते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। as the moon moves around us, we see it close to different stars each night. Almost all festival in India are celebrated according to the phases of the moon.
जैसे जैसे जो है मून हमारे चारों ओर मूव करता है तो हम देखते हैं कि मून अलग अलग स्टार्स के क्लोज होते जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। तो कभी वो किसी, क्यों आप जानते हो स्टार्स नहीं मूव करते, तो स्टार्स तो अपनी पोजीशन पे ही होते हैं। जो मून होता है वो मूव करते करते कभी किसी स्टार के क्लोज हो जाते हैं, कभी दूसरे स्टार के क्लोज हो जाता है, ठीक है। आप स्काई में भी देखते होगे जो पोजीशन ऑफ द मून है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल, और जो इंडिया में हमारे फेस्टिवल्स होते हैं वो हम फेजेस ऑफ द मून, मून के फेजेस को देखकर मनाते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मून। थैंक यू।